सकेंगे, उनके संघर्ष को समझ सकेंगे, उनके बलिदान को भी युवा इस योजना के जरिए समझ सकेंगे कि जब भी देश पर कोई भी परेशानी आती है तो जो सेना के जवान हैं वो ढाल बनकर देश के सामने बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं। इसी की सीख लेने के लिए अब देश के युवाओं को एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर थापा, आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है लखनऊ में, तो क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगा? क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया था, तो आज लखनऊ में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, कल सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। वहां पर राजनाथ सिंह थे और तीनों सेना प्रमुख थे। वहां पर एक फैसला लिया गया, अग्निवीर आप कहेंगे तो 4 साल के लिए जो युवा हैं देश के 17.5 से 21 साल की उम्र तक लगभग 46,000 की भर्तियां होंगी हर साल। और जो युवा सेना की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें एक बेहतर मौका मिलेगा सेना में जाने का। 4 साल की नौकरियां रहेंगी, 4 साल के बाद उन्हें एक मुश्त या कहिए पेंशन के रूप में काफ़ी अदायगी भी की जाएगी और उन्हें एक मौका भी मिलेगा तमाम उस फील्ड में जाने का जहां पर सेना से संबंधित लोग अब तक जाते रहे। जी, अगर देखा जाए तो अग्निपथ योजना में जो भी युवा भर्ती लेंगे उनका क्राइटेरिया क्या होगा कि किस बेसिस पे उनकी भर्ती की जाएगी? देखिए, क्राइटेरिया मूल रूप से जो मेडिकल संबंधी जो क्राइटेरिया होता है और तमाम जो पढ़ाई संबंधी होता है। देखिए, 10वीं से लेकर 12वीं तक जो लोग होते हैं वो सेना में जाते हैं और 17.5 से लेकर 21 साल की उम्र होनी चाहिए। पहले जो नौकरी अपनी छोड़ के चले जाते थे उनकी उम्र 32 साल होती थी। जैसे मान लीजिए कोई सेना का कोई पुलिस का व्यक्ति है, वो अगर सेना में जाना चाहता है तो उसकी अधिकतम आयु 32 साल हुआ करती थी, लेकिन अब वो अगले साल इस साल मान के चलिए वो 32 साल से हटाकर 26 साल हो जाएगी। तो एक चीज़ और, दूसरी और जो युवा हैं देश के जो 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच हैं, जो अभी हाल ही में 10वीं या 12वीं क्लास पास कर चुके हैं, तो उन्हें एक बेहतर मौका मिलेगा अग्निवीर होने का। 4 साल की नौकरियां रहेंगी, उन्हें तमाम वो ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे हथियार संबंधी ट्रेनिंग और फील्ड में किस तरह से दुश्मनों को हराया जाए, दुश्मनों को शिकस्त की जाए और पहाड़ों में चढ़ने से लेकर तमाम ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो सेना में एक सैनिक को दी जाती है। और ये मान के चलिए ये अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना भी हम करते हैं कि जो देश के युवा हैं वो सेना में भर्ती होंगे और सेना की महत्वता को जानेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि जो भारतीय सेना है दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है और इसने तमाम पराक्रम हासिल किए हैं, चाहे करगिल हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो। अब तक भारतीय जो सैनिक है, भारत सैनिक है, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, इन्होंने हमारा पराक्रम ऊंचा रखा है और अभी तक ऊंचा रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम मोदी की तरफ से ये योजना लाई गई थी, इसकी अध्यक्षता श्री राजनाथ सिंह कर रहे रक्षा मंत्री। अब देखने वाली बात यह है कि आज लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है लगभग 11:30 बजे के बाद। यहाँ भी तमाम ऐसे फैसले लिए जाएंगे और हर युवा में एक अलग सा उत्साह है, एक अलग सी उमंग है कि उसे भी सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, वो भी देश की सेवा कर पाएगा। जी सागर, लेकिन लोगों में अभी तक जो युवा है उनमें एक जो प्रश्न है वो लगातार बरकरार है कि 4 साल के बाद युवाओं को और रोजगार के क्या नए अवसर मिलेंगे? जी मुस्कान, आपको बता दूं कि जो सेना में भर्ती होता है वो उसके लिए रोजगार के तमाम अवसर निकलते रहते हैं। जो एक सीमित दायरा होता है सेना में भर्ती होने का, सीमित दायरे के बाद वो रिटायर होने के बाद उसको तमाम सरकारी सेवाओं में एक नौकरियां के तमाम अवसर मिलते हैं। तो मान के चलिए कि जैसे अगर 17.5 से 21 साल की बीच की उम्र है, उसकी उस बीच की उम्र में अगर वो भर्ती होता है सेना में, उसकी अपनी योगदान देता है, अपनी सेवा देता है, तो उसके बाद वो 4 साल के बाद सेना से निकल के आएगा। और लगभग आपको बता दूं कि लगभग 75% लोग वहाँ से 4 साल के बाद निकाले जाएंगे। 25% लोगों को आगे कंटिन्यू किया जाएगा ताकि उन्हें एक बहुत बेहतर मौका दिया जाए। जो 4 साल के बाद निकल कर आएंगे उन्हें भी तमाम ऐसी रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। मान के चलिए जो अर्धसैनिक बल है और तमाम जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, एनडीए सीडीएस के होते हैं, उन्हें भी उसमें काफ़ी बहुत ही मान के चलिए छूट मिलेगी। और पॉसिबिलिटीज़ ये रह जाती हैं कि उन्हें एक देश सेवा का मौका मिलेगा और देश सेवा का जुनून होगा और वो भी समझेंगे कि आखिर में हमारे देश के सैनिक किस तरह से दुश्मन से लड़ते हैं और अपनी भारत माँ की रक्षा करते हैं। जी, यानी कि सागर, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि देश के युवाओं में देश के प्रति बलिदान और देश के प्रति समर्पण रहने की भावना को जगाने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जी मुस्कान, आपको बता दूं कि सेना में सबसे बड़ा सम्मान होता है बलिदान।
बलिदान हर किसी के हिस्से में नहीं होता। और जो ये शहीद होते हैं, शहीद एक केवल एक मात्र एक शब्द नहीं है, इसमें बहुत सारी कल्पना है, बहुत सारा इज्जत है, बहुत सारा मान सम्मान है। देश की बात होती है तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता है सेना में जाने से पहले या सेना में जाने के बाद, काश कि मैं भी शहीद हो सकूं। तो सबसे बड़ी बात यह है बलिदान की, आपने ठीक कहा मुस्कान, कि बलिदान की एक भावना उनके अंदर जगेगी, उन्हें भी लगेगा, उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से देश की सेवा होती है और किस तरह से बलिदान दिया जाता है, और किस तरह से अगर दुश्मन के सामने लड़ना पड़े तो हम अपने प्राणों की रक्षा ना कर अपने देश के प्राण की रक्षा सबसे पहले करेंगे। जी सागर, आज देखा जाए तो अग्निपथ योजना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में भी होनी है, तो लखनऊ में क्या कुछ जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी या क्या कुछ देखने को मिलेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? जी बिल्कुल मुस्कान, आपने सही कहा कि लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेंट्रल कमांड में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें तमाम वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि आपको मान के चलिए यूपी बिहार से लोग काफ़ी भारी संख्या में भर्ती होते हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, ये 3 राज्य हैं जो भारतीय सेना में इन राज्यों के काफ़ी अधिक से अधिक लोग आपको पाए जाते हैं। और इसमें तमाम वो सुविधाएं आपको मिलेंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, पत्रकारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा, उन्हें अवगत कराया जाएगा कि अगर आप वाकई में अगर योग्यता रखते हैं या योग्य हैं, 17.5 से 21 साल की उम्र है, 10वीं या 12वीं पास कर चुके हैं, तो आप सेना में भर्ती होने का एक मौका आपको दिया जा रहा है। सरकार आपको एक मौका दी जा रही है, तो सरकार के इस मौके का लुत्फ़ उठाइए और सेना में भर्ती होइए, देश सेवा का एक जुनून लाइए अपने अंदर, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से देश सेवा होती है। केवल जुमलेबाजी से या बोलने से देश सेवा नहीं होती, कुछ कर दिखाने से ही देश सेवा होती है, और देश सेवा से बढ़कर मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं है। जी सागर, अगर देखा जाए तो इस दौरान जो बच्चियां हैं उनके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर अगर उन्हें भर्ती होना हो तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया जैसे लड़कों का है वही क्राइटेरिया रहेगा या कुछ अलग क्राइटेरिया महिलाओं के लिए देखने को मिलेगा? जी मुस्कान, आपका सवाल बहुत बेहतर है। आपको बताता चलूं कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी इसमें भर्ती किया जाएगा, लड़कियों को भी मौका दिया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही लड़कियों की भर्ती हुई थी, लड़कियां काफ़ी अव्वल आई थी, और लखनऊ में ये भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तक लड़कियां अपना रिटर्न टेस्ट दे चुकी हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। और कहीं ना कहीं आपको भी बताता चलूँ कि जो लगता था लोगों को कि केवल लड़के ही देश सेवा कर सकते हैं, अब लेकिन हाँ, और वो लड़कियां जो है इस बात को, इस मिथ्या को पूरी तरह से गलत ठहरा देंगी, और लड़कियों के लिए भी वही क्राइटेरिया रहेगा जो लड़कों के लिए रहेगा। एक उम्र की जो ड्यूरेशन होगा वो भी लड़कियों के लिए वही रहेगा, और जो क्वालिफिकेशन होगी वो भी रहेगा, ट्रेनिंग भी वही रहेगी। कुल मिला के सब कुछ एकदम समान होने वाला है, और लड़कियों को भी एक बेहतर विकल्प मिलने वाला है कि उन्हें भी देश सेवा का मौका मिलना चाहिए और मिलता रहेगा। क्योंकि अर्धसैनिक बल हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, तमाम ऐसे बल हैं अर्धसैनिक बल, वहाँ पर आपको अमूमन लड़कियाँ दिखने को मिल जाती हैं जो वर्दी में होती है, लेकिन हाँ पुलिस में भी आपको मिल जाती है। लेकिन सेना में अगर लड़कियों का जो रूप देखा जाए तो वहाँ पर सेना में एक बड़े अधिकारी मान के चलिए डॉक्टर्स होते हैं, वही लड़कियाँ मिलती हैं, महिलाएं मिलती हैं, लेकिन अब एक सैनिक के रूप में, एक सिपाही के रूप में आपको लड़कियाँ भी दिख जाएगी सेना की वर्दी में। जी सागर, अगर देखा जाए अग्निपथ योजना का शुभारंभ तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरुआत होगी? देखिए मुस्कान, भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। इसी साल शुरुआत हो चुकी है, इसी साल शुरुआत होने वाली है। लगभग अभी कल ही एक राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया था कि हम भर्ती की प्रक्रिया को हर साल करते रहेंगे। हर साल लगभग 46,000 भर्तियाँ आएंगी, जिसमें लड़के भी रहेंगे, लड़कियाँ भी रहेंगी, और तमाम वो लोग रहेंगे जो इस भर्ती के पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। तो मान के चलिए कि भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। और आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11:30 बजे, तो वहाँ पर एक स्पष्ट रूप हो जाएगा, वहाँ भी स्पष्ट निकल के आएगा कि भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है और कहाँ पर होने वाली है और कब तक हो पाएगी। जी धन्यवाद सागर थापा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। जो भी युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं, देश के प्रति अपनी जो जज्बा है वो दिखाना चाहते हैं, उनके लिए एक सेना ने बेहद ही अच्छा उनको मौका दिया है कि अग्निपथ योजना के तहत अब युवा जो है वो 4 साल के लिए सेना के अंडर में रह के वहां पे ट्रेनिंग लेंगे।
कानपुर में हुई हिंसा मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार कानपुर की हिंसा पर बाहरी पत्थरबाज भी बुलाए गए थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंसा में तेजाब से भरी बोतलों का भी इस्तेमाल किया गया था। 2 इमारतों को गिराया गया और 8 इमारतें सील भी की गई हैं। रजिस्ट्री दफ्तर में जफर हाशमी और वसी की संपत्तियों की लगातार तलाश भी की जा रही है। वहीं 50 से ज्यादा वसी की संपत्तियां नई सड़क चमनगंज बेकनगंज में होने की पुलिस को सूचना मिली है। व्हाट्सएप पर भड़काऊ संदेश भेजने पर आकाश श्रीवास्तव को पकड़कर जेल भी भेजा गया है। तो आपको बताते चले कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जहां सबसे पहले प्रदर्शन देखने को मिला था वो था प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर। 3 जून को हुए प्रदर्शन के बाद लगातार आज के दिन तक पुलिस लगातार नए खुलासे कर रहा है, साथ ही दंगाइयों के खिलाफ एक्शन भी लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि कानपुर में हुई हिंसा में जो भी दंगे की तस्वीरें, जो भी उपद्रव की तस्वीरें हमने देखी थी, उनमें पत्थरबाजों को बाहर से भी बुलाया गया था। यानी कि ये सभी पत्थरबाज जो है वो कानपुर के नहीं थे। कानपुर से बाहर जो भी जनपद है वहां से भी दंगाइयों को बुलाया गया था ताकि वो यहाँ आके उपद्रव मचा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, 3 जून को जो कानपुर हिंसा हुई थी और आज के दिन तक लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा नए खुलासे किए जा रहे हैं, नई नई कड़ियां निकल के सामने आ रही है। तो आज का क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस मामले को लेकर? जी, आपको पता चला जफर हाशमी को और उसका जो 3 मित्र थे जो कोर्ट से पुलिस ने न्यायालय से जो रिमांड पर लिया था, उस रिमांड को उन्होंने 5 दिन के लिए रिन्यूअल कराने के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि जो 42 घंटे की पूछताछ के बाद जफर ने उसमें 80 लोगों के नाम खोले हैं, जिसमें जो कि 34 नाम जो खोले हैं वो कानपुर के बाहर के नाम खोले हैं और बाकी जो भी नाम खोले हैं वो नाम जो है आप बताते चले कि वो नाम अभी पुलिस ने गोपनीय रखा है, अभी ओपन किया नहीं है उसको। अब पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है, दबिश लगातार जारी है, गिरफ्तारी लगातार जारी है और इसमें कई सफेदपोश नेताओं के नाम जो है पहले ही बता चुका हूँ आ चुके हैं। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के जो हैं पूर्व जो है पदाधिकारी है निजाम कुरैशी जो है, उसका नाम भी लगातार आया हुआ है और वो भी इस टाइम जेल भेज दिया कानपुर पुलिस द्वारा। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रशासन द्वारा लगातार जो दंगे के मुख्य आरोपी थे या जो भी दंगाई थे उनके अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आज भी ऐसे कुछ कार्रवाई कानपुर में देखने को मिलेगी? जी हाँ, आपको बताते चले कि कल जो कानपुर विकास प्राधिकरण और जो केडीए और उसके बाद क्या कहते हैं आपका रजिस्ट्री ऑफिस और उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी, ये लगातार इन्होंने जो एक सूची जारी की जिसमें कि जो मोहम्मद वसी है, जो इसका जो करीबी है, जफर आजमी करीबी है, उसकी 50 इमारतें जो हैं चमनगंज से लेकर के मूलगंज बेकनगंज, जो 50 इमारतें जो हैं वो अवैध इमारतें हैं, जिसको चिन्हित कर लिया गया है, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है। हो सकता है संभवतः शाम को आज दिन में जो है कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा जो भी इस दंगे के मुख्य आरोपी हाशमी और जो भी अन्य आरोपी थे उनकी जो संपत्तियां हैं उसके खिलाफ जांच की जा रही है, उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। तो अभी तक पुलिस क्या कुछ जानकारी अवैध संपत्तियों के खिलाफ निकाल चुकी है? सूत्रों की अगर खबर आई देखा जाए तो मालूम चला है कि जो जफर आजमी का जो लेन देन का ट्रांजेक्शन था वो करोड़ों रुपए के ऊपर का ट्रांजेक्शन था और इसने क्या, जफर आजमी ने क्या किया था कि जो है बड़े बड़े बिल्डर से मिल करके अवैध संपत्ति को जो कब्जा किया, उसके बाद उसमें फ्लैट बनवाया और फ्लैट के बाद इसमें जफर आजमी की जो बहन है वो भी इसमें इस व्यापार में जो इन्वॉल्व है। और अभी हाल ही में जो 3 जून वाली घटना जो हिंसा वाले दिन हुई थी, उसके बाद जब प्राइम टीवी की डिबेट पे जो है जफर आजमी की बहन बैठी थी डिबेट पे, उन्होंने बताया था कि मेरा जो भाई जफर आजमी है उसके पास रहने के लिए मकान नहीं, कुछ नहीं है। और आज ये खुल के आ रहा है, PFI से सारे संबंध उसके नजर आ रहे हैं, सामने खुल के आ रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो 50 इमारतें जो चिन्हित करी गई हैं उसमें जफर आजमी जो है पार्टनर है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो ये भी खबर एक निकल के सामने आई कि व्हाट्सएप पर भड़काऊ संदेश भेजने पर किसी आकाश श्रीवास्तव को भी पकड़कर जेल भेजा गया है। तो आखिर कौन है यह आकाश श्रीवास्तव जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है? ये काकादेव का निवासी आकाश श्रीवास्तव, इससे पहले हर्षित लाला को भेजा गया था, वो भी भाजपा नेता था, उसने भड़काऊ बयान दिए थे। ये हर्षित श्रीवास्तव का जो छोटा भाई आकाश श्रीवास्तव है, हर्षित श्रीवास्तव जो है जमानत पे बाहर आ चुके हैं, बेल आउट हो चुके हैं। आकाश श्रीवास्तव को पुलिस ने भेजा है। अब आगे वो न्यायालय में क्या होता है क्या नहीं होता, जमानत के तौर पर बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं, वो तो एक अलग विषय हो गया। और पता चले इसके बाद जो है बजरंग दल के जो नेता हैं उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार मैसेज आ रहा है, पाकिस्तान से मैसेज आ रहे हैं
और जिसपे जो है कानपुर दक्षिण जो जो संजू त्यागी हैं कमिश्नर जो हैं, उन्होंने जो है मुकदमा पंजीकृत किया। बजरंग दल के लोगों ने जो है मुकदमा दर्ज कराया है। पाकिस्तान से फोन व्हाट्सएप कॉल आ रही है और मैसेज आ रहे हैं, उस पर धमकी दी जा रही है कि अगर इस भड़काऊ बयान नहीं बंद करोगे तो आगे तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस मामले में लगातार जो है वो सोशल मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो अभी तक जितने भी ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने दंगे फैलाने की कोशिश की, जितने भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, उसके खिलाफ अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, आपको बताते चले जफर आजमी जब पकड़ा गया था लखनऊ से, उसके जो मोबाइल पकड़े गए थे, जो 6 मोबाइल पकड़े थे, उस मोबाइलों में 141 ग्रुप ऐसे व्हाट्सएप थे जो इतना अपडेट कर रखे थे, उसमें केवल हिंसा संबंधी सारी बातें की गई थी। और उसके बाद आपको बताते चले कि जो कानपुर के जो एसपी भेजा गए लखनऊ से अजय पाल शर्मा, उन्होंने जो क्या कहते हैं कि उसमें उन्होंने जो अकाउंट जो खंगाले हैं उसमें कई सफेद पोस्ट नेताओं के नाम भी आए हैं, उसमें कई समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय के विधायक है उनके नाम भी आ रहे हैं और लगातार उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। चूंकि कानपुर में 2 दिन पहले से ईडी ने इस पूरे मामले और प्रकरण को जो अपने हैंडओवर कर लिया है और ईडी की कार्रवाई तो जो है वो देखा जाए तो बहुत ही खास होती है, जिसमें कि विधायकों से पूछताछ की गई है, पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है, कई बिल्डर्स हैं, कई कारोबारी हैं और ये इसके साथ साथ आपको पता चले तो जो इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन सहारनपुर और प्रयागराज से कनेक्शन जो है, इसमें मोहम्मद जावेद जो प्रयागराज से पकड़ा गया है उससे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। जो उसके व्हाट्सएप डिटेल निकाली गई थी, जफर आजमी और सबके कॉन्टेक्ट नजर आए हैं। यानी कि ये कहा जाए कि इस दंगे को भड़काने की साजिश कहीं ना कहीं काफी दिनों से चल रही थी। जी, उसके बाद जो है जी जफर हाशमी को आज पुलिस जो है दोबारा कोर्ट से 5 दिन की रिमांड पर लेगी। उसके बाद जो है जो पुलिस लगातार जो है अभी कल की डेट में जो है जफर हाशमी को चंद्रेश्वर हाता लेके पुलिस आई थी और वहां पे जो पूछताछ करी गई है। पूछताछ के बाद उन्होंने जो है आसपास के संदिग्ध लोगों के नाम जो बताए गए हैं उसमें पुलिस ने रात में दबिश दी है, पर अभी आधिकारिक बाइट कोई नहीं आई कि कितने लोगों की गिरफ्तारी रात में कल हुई है। उपेंद्र, 2 दिनों बाद एक बार फिर से कानपुर में जुम्मे की नमाज होनी है, तो उसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी, आपको बताते चले जो जहाँ चंद्रेश्वर हाता के पास सद्भावना चौकी से लेके मूलगंज चौराहे, बेकनगंज, यतीम खाना के पास 4 पिकेट पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें 2-2 पीएससी बटालियन बैठी हुई है। और पिछले जुमे की नमाज से लेकर के अब की जो जुमे की नमाज आने वाली है, तब तक कानपुर प्रशासन ने 7 दिन के लिए हाई अलर्ट पहले से ही जारी कर रखा है और जो है कहीं भी प्रशासन चूक का इंतजार नहीं कर रहा है। लगातार पुलिस जो है सक्रिय है और दबिशें लगातार जारी है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो हिंसा में ये भी खबर निकल के अब सामने आ रही है कि जो पत्थरबाज है, जिन्होंने उपद्रव कानपुर में जमकर मचाया था, उन्हें बाहर से भी बुलाया गया था, यानी कि वो बाहर के जनपदों से भी कानपुर में आए थे। तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी किस तरह से करेगी? पुलिस ने क्या कुछ अपना प्लान बनाया हुआ है उनकी गिरफ्तारी को लेकर? जी, आपको पता चले जो जफर आजमी ने जो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से जो बाहर के लोगों को टैकल किया था, उसमें जो वसी की जो बिल्डिंग कल गिराई गई थी, उस बिल्डिंग पे जो पत्थर जो ठेले पे जो पत्थर आए थे, वो पत्थर उसी पे थे और उसका तेजाब की बोतलें यूज करी गई थी। और जो ये बांगरमाऊ, हरदोई और जो उन्नाव से लेकर के लगभग 45 से 40 लोगों को जो है बाहर से हायर किया गया था इस दंगे को भड़काने के लिए। तो अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी किस प्रकार से करेगी उपेंद्र? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि जहां ये कहा जा रहा था कि ये सभी दंगाई कानपुर से हैं, लेकिन अब ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो आसपास के जनपद है वहां से भी इन दंगाइयों को बुलाया गया था। तो आखिर अब उनकी पहचान किस तरह से पुलिस करेगी? जी, आपको पता चले उनकी पहचान जफर आजमी ने बाय नेम, बाय फादर नेम, बाय कॉन्टेक्ट नंबर सब जफर आजमी ने पुलिस को दे दिया है। अब एटीएस जो है आईपीएस राहुल मिठास जो है, उन्होंने जो कमेटी तैयार करी है, 4 लोग की एटीएस की टीम बनाई गई है। अब जो है पुलिस पूरी तरीके से हरकत में आ जाएगी और दबिश है वो लगातार जारी रहेगी। उपेंद्र, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अब जैसे कि 2 दिन बाद जुम्मे की नमाज है, तो संवेदनशील इलाकों में जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव होगा, लेकिन